बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास दो टॉपिक्स जो हैं ये कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के हैं। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं। सिलेबस में कोर्स आउटलाइन में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, महज दो हेडिंग्स दी हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये कॉलेज स्टैटिस्टिक्स की बुक से मैंने चैप्टर आपके साथ पूरा शेयर कर दिया है, ये से PDF फाइल के अंदर है। बुनियादी तौर पे टॉपिक्स दो हैं, एक कोरिलेशन और एक रिग्रेशन, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है। हमने इनकी डेफिनेशन देखनी है, इनके कॉन्सेप्ट, इसकी रीज़न क्या है इसको यूज़ करने की, और उसके बाद इसका कंप्यूटेशन का मेथड क्या है, और जो हमारे रिज़ल्ट्स आते हैं इसमें उनका मीनिंग क्या है, ये मेन चीज़ें हमने देखनी है। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाए बगैर, चूँकि ये चैप्टर भी बड़ा ब्रीफली इस बुक के अंदर बड़ा टू द पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताता जाऊंगा। मैंने इसको 3 लेक्चर के लिए अज्यूम किया है, लेकिन आई होप कि शायद ये 2 में कवर हो जाए, अदरवाइज़ ये 3 लेक्चर में कवर हो जाएगा। उसके बाद सैम्पलिंग का है, वो 1 या 2 लेक्चर्स का काम है। फिर टेस्टिंग के 3-4 लेक्चर्स के अंदर वो भी काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है आपका सिलेबस। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये 4-5-6 लेक्चर्स के अंदर मैं वाइंड अप कर दूँगा। बुनियादी तौर पर जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो फिर हमारी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ग्रुप इंटरडिपेंडेंस टेक्निक्स का आ जाता है और एक डिपेंडेंस टेक्निक्स का आ जाता है। इंटरडिपेंडेंस कहते हैं कि आपस का म्यूचुअल रिलेशन देखना उन चीज़ों का, और डिपेंडेंस कहते हैं एक का या एक ग्रुप का दूसरी किसी चीज़ पे या दूसरे ग्रुप पे डिपेंडेंस को स्टडी करना। तो जो कोरिलेशन है ये आपके पास इंटरडिपेंडेंस टेक्निक है, जो आपके रिग्रेशन जो है ये आपके पास एग्जांपल है डिपेंडेंस टेक्निक की। आप बाकी बुक्स देखेंगे तो उनमें अक्सर किताबों में आपको पहले रिग्रेशन एनालिसिस की डिस्कशन मिलेगी, बाद में कोरिलेशन एनालिसिस की डिस्कशन मिलेगी। आप दोनों को इंडिपेंडेंटली किसी भी तरतीब से डिस्कस कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो कॉलेज स्टैटिस्टिक्स की बुक है जिसमें से चैप्टर मैंने लिया है, इसमें कोरिलेशन एनालिसिस को पहले डिस्कस किया गया। तो डेफिनेशन कोरिलेशन की बिल्कुल सादा सी है कि कोरिलेशन एनालिसिस स्टडीज़ द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो हमारे सिलेबस के स्कोप में नहीं आता, हमारे कंटेंट्स में उसमें पार्शियल रिग्रेशंस आ जाती हैं और मल्टीपल रिग्रेशंस आ जाती हैं। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है कि वी हैव 2 वेरिएबल्स, कि हम 2 वेरिएबल्स के दरमियान स्टडी करते हैं डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन को। कि हमारा ख्याल है कि 2 वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं और उनकी रिलेशन की वजह से उनकी जॉइंट चेंज उनके अंदर आती है, वो म्यूचुअली या जॉइंटली चेंज होते हैं, इकट्ठे चेंज होते हैं, और उनकी चेंज की डायरेक्शन जो है वो आपस में एक दूसरे के लिहाज से सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, और उनका जो मूवमेंट का पाथ है साइमल्टेनियस मूवमेंट का, वो कोई स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या उससे हट के भी हो सकता है। कोरिलेशन एनालिसिस बुनियादी तौर पर इस चीज़ की स्टडी है, और बुनियादी कंडीशन में ये है कि दोनों वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटेटिव नेचर के हों। नीचे बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं जो इस चीज़ को मुकम्मल वाज़े कर देती हैं। मैं चंद एक को इसमें 2-3 को डिस्क्राइब करूँगा, बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो बड़ी ब्यूटीफुली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अंदाज में लिखी हुई हैं कि उनको पढ़ते हुए आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाकई ऐसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं और वो इकट्ठे तब्दील होते हैं। ये अलग बात है कि वो एक ही सिमत में तब्दील हों या एक दूसरे की अपोजिट सिमत में। एक ही सिमत में तब्दील होने से मुराद ये है कि एक वेरिएबल में कोई भी एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ जाए, और अपोजिट से मुराद ये है कि किसी एक वेरिएबल की इंक्रीज़ दूसरे में डिक्रीज़ जो है उसके अगेंस्ट आती हो, यानी किसी एक की चेंज जो है वो दूसरे में चेंज लाती हो। अब इसमें इंटेंसिटी ऑफ लंग कैंसर, यानी जो लंग कैंसर जो फेफड़ों का कैंसर, इसकी शिद्दत अगर नापी जाए क्वांटिटेटिवली, और उसके साथ स्मोकिंग इंटेंसिटी, जो सिगरेट पीने की शिद्दत है, यानी कितना ज़्यादा कोई बंदा स्मोकर है और उसको कितना ज़्यादा शदीद लंग कैंसर है, तो ये 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दोनों को क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है। और इनकी आपस में अगर आप इंटरडिपेंडेंस, इनका जॉइंट रिलेशन देखते हैं और उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली आप कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स और उसके साथ उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स, इनको आप अगर इकट्ठा डील करें तो इनके दरमियान आप रिलेशन की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को अगर आप स्टडी करते हैं तो ये भी आप कोरिलेशन स्टडी ही कर रहे हैं। इस तरीके से स्कूल के ग्रेड और कॉलेज के ग्रेड्स, ये जो है इनके रिलेशन, ग्रेड से मुराद यहाँ हम ABC नहीं ले रहे, मार्क्स की सेंस में ले रहे हैं कि उनके परसेंटेज ले लें या CGPA ले लें। ये ग्रेड पॉइंट एवरेज यहाँ पे एक्चुअली लिखा होना चाहिए था, ग्रेड से थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि ग्रेड जो है वो क्वालिटेटिव है, लेकिन जो CGPA है, ग्रेड पॉइंट एवरेज जो है,
वो क्वांटिटेटिव मैयर है। तो उस उनका आपस में रिलेशन की स्ट्रेंथ और डिग्री और उसकी डायरेक्शन जो है वो देखी जा सकती है। स्ट्रेंथ या डिग्री एक ही चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लें और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें, वेट और हाइट जो है किसी बच्चे का किसी फैमिली में या बच्चों का जो फैमिली के अंदर है, नॉइज़ और एनजाइटी, नॉइज़ लेवल जो है वो क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है, एनजाइटी जो है ये भी क्वांटिटेटिवली मेजर की जा सकती है। इस तरीके से और उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। मेरा जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो इन एग्जांपल से क्लियर हो जाता है कि ये बताना मकसद है कि जब दो क्वांटिटी वेरिएबल्स के दरमियान सस्पेक्टेड रिलेशन हो, हम उस रिलेशन को असेस करना चाहते हों, उस रिलेशन की स्ट्रेंथ को जानना चाहते हों और उसकी डायरेक्शन को जानना चाहते हों, तो उस वक्त हम कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ अ टूल टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इन न्यूमेरिक टर्म्स। ये हमें स्ट्रेंथ को बाकायदा न्यूमेरिकली मेजर करके देता है और इसका जो नंबर है उसका साइन जो होता है, ये जो वैल्यू आती है उसका साइन यानी उसकी अलामत वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें बता देती है कि रिलेशन की डायरेक्शन क्या है। रिलेशन उनका डायरेक्ट है या अपोजिट है, यानी एक की इंक्रीज से किसी एक की इंक्रीज से दूसरे में भी इंक्रीज आती है या किसी एक की इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज का बायस जो है वो बनती है, यानी वो सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं। तो इसमें हम दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को ही हमेशा डील करते हैं। तो जो आप बात करें इसमें हिस्ट्री की, तो कार्ल पियर्सन है, इसने इसको कोरिलेशन को इंट्रोड्यूस करवाया और इसके साथ ये जो है वो 1822 से 1911 के दरमियान, ये जो है 1888 में फ्रांसिस गाल्टन ने इसका आइडिया दिया था। बाद में कार्ल पियर्सन ने फार्मली इसकी कैलकुलेशन जो है वो दी। तो इसका जो मेथड है उसका जो हम बेसिक मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, वो बेसिकली कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है। तो इससे ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये बुनियादी तौर पर कोवेरियंस से रिलेटेड है और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कि वेरियंस होती है एक वेरिएबल की वेरिएबिलिटी और कोवेरियंस होती है दो वेरिएबल्स की जॉइंट वेरिएबिलिटी को मेजर करना। तो ये जो कोरिलेशन एनालिसिस है वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ कोवेरियंस है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल स्टैंडर्डाइज का अगर कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो इस चीज़ को इग्नोर कर दें। आप ये ध्यान में रखें कि कोवेरियंस पे डिपेंड करती है कोरिलेशन। कोवेरियंस अगर पॉजिटिव है तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव आएगी, कोवेरियंस अगर नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी नेगेटिव आएगी, कोवेरियंस अगर जो है वो ज़ीरो है तो कोरिलेशन भी ज़ीरो आएगी। हमारे पास जो कोरिलेशन है ये सैंपल से भी कैलकुलेट की जा सकती है और इसको पॉपुलेशन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और ये बात अब बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को क्लियर किया कि हम जब कोई स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट करते हैं तो वो या तो सैंपल लेवल पे कैलकुलेट की जाती है या पॉपुलेशन लेवल पे कैलकुलेट की जाती है। तो चूँकि कोरिलेशन का मकसद भी डाटा के दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब करना है, उस रिलेशन को बयान करना है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है, उसकी डायरेक्शन को असेस करना है, तो इसमें भी आपके पास हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन का डाटा हो, ये भी हो सकता है कि आपके पास एक सैंपल का डाटा हो। बहरहाल जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल होगी उस लिहाज से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सैंपल में इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन में इसको रो जो है इससे डिनोट करते हैं। और सैंपल हो या पॉपुलेशन हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है इसकी रेंज हमेशा -1 से +1 के दरमियान होती है और -1 और +1 जो है ये इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, यानी ये इस इंटरवल का पार्ट हैं। और -1 जो है ये एक्सट्रीम केस है और +1 जो है वो एक्सट्रीम केस है। बाकी आगे इसकी जो डिटेल है हम देख लेते हैं। यहाँ इसमें थोड़ी सी ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जब पॉजिटिव कोरिलेशन की बात की जाए तो उससे मुराद ये होता है कि आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर +1 तक आती है, यानी 0 या इससे बड़ी, और +1 0 इसमें शामिल नहीं है। 0 जो है ये एक्सक्लूडेड है और 1 तक ग्रेटर दैन 0 बट अप टू 1। इसमें मीनिंग ये होगा कि जब भी x दो वेरिएबल हैं, एक को आप x कह दें, एक को आप y कह दें, तो x इंक्रीज़ करे तो y भी इंक्रीज़ करेगा, या y इंक्रीज़ करे तो x इंक्रीज़ करेगा, या x डिक्रीज़ करे तो y डिक्रीज़ करेगा, या y डिक्रीज़ करे तो x डिक्रीज़ करेगा, यानी इनकी चेंज एक सिमत में होगी। अच्छा, ये बात ज़रूरी नहीं है कि इनकी चेंज बराबर हो, यानी जितना x इंक्रीज़ करे y भी उतना इंक्रीज़ करे, या जितना x
डिक्रीज़ हो, वाई उतना ही डिक्रीज़ हो, ये ज़रूरी नहीं है। नेगेटिव कोरिलेशन की जब बात करेंगे तो वो -1 से स्टार्ट होके लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो उसका पार्ट नहीं होता। ज़ीरो एक्चुअली नो कोरिलेशन या नो लीनियर रिलेशन की जो है वो एग्जांपल है या उसका केस है। अब यहाँ इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन किया कि इफ़ हाई वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इसका मीनिंग क्या है, इफ़ हाई वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर pretty consistently associated with higher values of y, कि अगर x की बड़ी वैल्यूज y की बड़ी वैल्यू के साथ ही रिलेटेड है, यानी x की बड़ी वैल्यू के लिए y की बड़ी वैल्यू आती है, x की छोटी वैल्यू के लिए ज़्यादातर y की छोटी वैल्यूज आती हैं, तो ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। और या इस तरह कह लें कि x की छोटी वैल्यूज जो हैं वो y की छोटी वैल्यूज के साथ एसोसिएटेड हैं, तो भी आप कहें, और बड़ी वैल्यूज जो हैं वो बड़ी के साथ हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल है। और अगर इसका अपोजिट केस हो कि स्मॉलर वैल्यूज़ जो हैं वो एसोसिएट हैं एक्स की वाई की बड़ी वैल्यूज़ के साथ, या वाई की जो एक्स की लार्जर वैल्यूज़ हैं यानी बड़ी बड़ी कीमतें हैं वो वाई वेरिएबल की छोटी कीमतों के साथ रिलेट हों, या उनके बदले में छोटी कीमतें वाई की हासिल हों, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल है या उसकी ये इंडिकेशन होती है। मसलन यहाँ इन्होंने ये चीज़ आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पॉजिटिव कोरिलेशन ये है इफ़ बोथ इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। ये आगे टेबल से वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एक्स की वैल्यू बढ़ती है तो वाई भी बढ़ता जा रहा है, और ये नेगेटिव कोरिलेटेड कोरिलेशन होगी अगर एक बड़े दूसरा कम होता जाए। और अगर आप ये छोटा सा टेबल राइट साइड पे देखें जिसमें एक्स की वैल्यू 1 2 3 और वाई की वैल्यूज 12 7 और 4 दी हुई हैं, तो ये फिनोमेना हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। अब ये आइडियल सिचुएशन दी हुई है जो पॉजिटिव कोरिलेशन की, कि पॉजिटिव कोरिलेशन में एक्स और वाई जो है इसकी डायग्राम जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होगी। ये याद करें कि हमने चैप्टर 2 में जहाँ हमने ग्राफ्स पढ़े थे मुख्तलिफ़ किस्म के, वहाँ मैंने आपको स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम बताया था कि एक्स और वाई के पेयर होते हैं, उनमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हुए एक्स वाई के पॉइंट्स लगाते हैं और उन पॉइंट्स को हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। और वहाँ हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया था कि हम आगे जाके कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे, तो उसमें ये ग्राफ एक बुनियादी टूल की हैसियत रखता है। तो यहाँ ये जो लेफ़्ट साइड वाला ग्राफ है ये शो करता है कि एक्स की इंक्रीज़ के साथ वाई भी इंक्रीज़ हो रही है, और राइट साइड वाला ग्राफ जो है वो शो करता है कि एक्स इंक्रीज़ होता है तो वाई जो वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन दी हुई, ये बेसिकली परफेक्ट केस है। आगे हम मज़ीद एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें आपको नज़र आएगा कि इतनी नीट लाइन स्ट्रेट लाइन में ये मूव करना इनका ज़रूरी नहीं है। अच्छा अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटेशन के हवाले से अगर हम बात करें कि ये जो हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर जिसको हमने कहा, इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, तो बेसिक फार्मूला इसका ये होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, प्रोडक्ट से डिवाइड किया जाता है। और एस एक्स वाई जो है ये अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हो और एस एक्स ज़ाहिर करता हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को, एस वाई ज़ाहिर करता हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, सॉरी एस एक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और एस वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो फिर आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, आर इज इक्वल टू एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स इंटू एस वाई। तो आप एस एक्स वाई का फार्मूला ये मैं पहले किसी लेक्चर में मुझे याद है मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि एस एक्स वाई जो है ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन होता है, और जो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स होती है एस एक्स ये होती है सम एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर रूट। ये याद करें चैप्टर 4 में जहाँ हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ी थी, वहाँ मैंने ये फार्मूलाज आपको करवाए थे, और इस तरीके से वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। अब जब आप इन फार्मूलों को पुट करते हैं, ये अलजबरा छोड़ दें, सिंप्लीफाई होके ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनती है ये हमारा बिल्कुल सीधा सीधा सा फार्मूला बन जाता है कि आर इज इक्वल टू सम एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सम एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सम वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। और यहाँ ये क्लियर है, हमें पता है कि एक्स वेरिएबल का एक्स कॉलम का टोटल करके उसको एन से डिवाइड करके मीन निकालना है, फिर वाई कॉलम का टोटल करना है उसको एन से डिवाइड करके मीन निकालना है, फिर एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से उसका मीन माइनस करना है, ये एक्स माइनस एक्स बार बन जाएगा। वाई की हर वैल्यू में से उसका मीन वाई का मीन माइनस करना है, ये वाई माइनस वाई बार बनेगा। फिर इन दोनों ये जो डिफरेंस वाले कॉलम्स आएंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसका टोटल लेके हम न्यूमरेटर में पुट करेंगे, और एक्स माइनस एक्स बार वाले कॉलम की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो वो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही वाई माइनस वाई बार की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो वो वाई माइनस वाई बार के स्क्वायर का कॉलम बनेगा। फिर उनके टोटल्स लेके उसको डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे। ये कैलकुलेशन का मैकेनिज्म
फर्स्ट 4 चैप्टर में कौन सा कॉलम कैसे कैलकुलेट करना है, बड़ी तफसील से हम कॉलम्स मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं और हमें इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है इसमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दी हुई है, मुख्तलिफ जो शक्लें बनती हैं। आप कोरिलेशन का फार्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू सम एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार सम एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स बार स्क्वेयर इंटू सम वाई स्क्वेयर माइनस एन वाई बार स्क्वेयर। यहाँ ये एक बात याद रखनी है, एन से मुराद टोटल पेयर्स हैं। तो यहाँ डाटा जो होगा वो पेयर डाटा होगा, आपकी एक ऑब्जर्वेशन एक्स कॉमा वाई होगी, यानी आपने एक्स को अलहदा और वाई को अलहदा गिन के एन कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि एक्स कॉमा वाई एक जोड़ा है, यानी एक पर्सन के दो वेरिएबल्स, एक चीज़ के मुतल्लिका दो वेरिएबल्स हैं। तो जितनी चीज़ें होंगी जिनसे दो दो वेरिएबल ऑब्जर्व किए जाएंगे उतनी हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 में इसकी एक और फॉर्म दी हुई है। इक्वेशन उसके बाद इक्वेशन नंबर नहीं दिया इन्होंने, ये आगे एक और शक्ल दी है। तो कोई भी आपके पास फॉर्म जो है वो ये नीचे एक और शक्ल दी हुई है। एग्ज़ाम में आपको किसी तरह से भी डाटा दिया हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक्स और वाई कॉलम की एक्चुअल वैल्यूज़ वेरिएबल्स की दे और बेसिक फार्मूला लगाने को कहे। वो ये कैलकुलेटेड चीज़ें दे सकता है, जी एन इतना है, एस एक्स वाई इतना है, सम एक्स माइनस एक्स बार का जवाब इतना आता है, सम वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर का जवाब इतना है, आप बताएं कोरिलेशन कितनी है। तो आपने उन वैल्यूज़ के मुताबिक देखना है कि ये जो डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं इनमें से कौन सी फॉर्म एप्लीकेबल है, किस फार्मूला को हम अपने उस डाटा के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये देखें कि कोरिलेशन एनालिसिस में दो वेरिएबल जो हैं वो एक्स एंड वाई हमने लिए हैं, लेकिन इनमें कोई वेरिएबल डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी ये इंटर डिपेंडेंस की स्टडी है, डिपेंडेंस की स्टडी नहीं है। आगे जब हम रिग्रेशन पढ़ेंगे तो रिग्रेशन जो है वो डिपेंडेंस की स्टडी है, उसमें एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। मसलन आप असेस कर सकते हैं, मसलन डे लाइट पे क्रॉप यील्ड डिपेंड करती है, लेकिन क्रॉप यील्ड पे डे लाइट डिपेंड नहीं करती। ये बड़ी ही सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ इंटर डिपेंडेंस नहीं है, बल्कि एक डायरेक्शन है, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है जबकि दूसरा पहले पे डिपेंड नहीं करता। अब आप एग्जांपल बदलें और एक ही पर्सन की हाइट और वेट को लें, तो हाइट और वेट के दरमियान आप किसी को किसी पे डिपेंडेंट अज्यूम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आप ये भी कह सकते हैं कि हाइट वेट पे डिपेंड करती है, आप ये भी कह सकते हैं कि वेट हाइट पे डिपेंड करती है। तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं दी जा सकती, तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस जो है वो कहलाएगी। तो ये एक चीज़ आ गई। नो काज एंड इफेक्ट रिलेशन इज इम्प्लाइड बिटवीन एक्स एंड वाई। जब हम कह रहे हैं कि इसमें कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर ये कहना कि कोई एक वेरिएबल काज है और दूसरा वेरिएबल उसका इफेक्ट है, ये मुमकिन नहीं है। और फिर इसमें आप यूं भी इस अंदाज को कह सकते, इस चीज़ को इस अंदाज से भी कह सकते हैं कि कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन तस्वर नहीं होता, यानी ना तो वाई एक्स का फंक्शन है ना ही एक्स वाई का फंक्शन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें एक्स और वाई वेरिएबल की दोनों की वैल्यूज़ रैंडम होती हैं, यानी दोनों की वैल्यूज़ कोई सी भी आ सकती हैं। यानी आप कोई हाइट लें तो उसका कुछ भी वेट हो सकता है, कोई वेट लें उसके अगेंस्ट कुछ भी हाइट आ सकती है। अच्छा, इसके बाद अब ये चंद एक पॉइंट्स हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद कर लेनी है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये -1 से 1 के दरमियान, +1 के दरमियान होता है, दोनों इंक्लूडेड हैं। ये ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, ये स्केल से इंडिपेंडेंट होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, और ये सिमेट्रिक होता है। एक्स की वाई के साथ कोरिलेशन कह लें, चाहे वाई की एक्स के साथ कोरिलेशन कह लें, बोथ आर सेम थिंग्स। और ये आखिरी प्रॉपर्टी अभी आप याद कर लें, आगे हम पढ़ेंगे रिग्रेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें एक होगा बी वाई ऑन एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, और दूसरा होगा बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। ये आगे रिपीट भी आई थिंक हो जाएगी। तो ये जो है, अगर दोनों के साइन पॉजिटिव हों तो इसका जवाब पॉजिटिव आया करता है, अगर दोनों के साइन नेगेटिव हो तो इसका जवाब नेगेटिव आया करता है। कोई स्टैटिस्टिकल अजम्पशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए। ये प्योरली एक न्यूमेरिकल प्रोसीजर है।
लेकिन जब आप इसका कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे या कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये टर्म्स आपके लिए नई हैं, आगे एक चंद एक लेक्चर में ये चीज़ें आएंगी, बहुत इसका इंट्रोडक्टरी सा पार्ट है आपके सिलेबस में। तो जब हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना होते हैं तो फिर हमें अजम्पशंस लेना पड़ती हैं। और ये कोरिलेशन वर्सेस कॉजलिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको बता दिया, इसको आप खुद से रीड कर लें। अब मैं इसकी जो डिफरेंट नेचर है उसके बारे में थोड़े से कमेंट्स जो आपके साथ शेयर करता हूँ।